फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं सौरभ जैन एंड आप सभी का प्रेप आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रियम्बल की। फ्रेंड्स, अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हमारा फोकस प्रियम्बल एंड उससे जुड़ी हुई डिबेट्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसी एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। एंड सबसे पहले हम जानेंगे वाई प्रियम्बल, प्रस्तावना क्यों जरूरी होती है। दोस्तों, एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए जिसमें एक लॉ है जिसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है। तो दोस्तों, इस स्थिति में लॉ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दोस्तों, अगर इनेक्टिंग वर्ड्स एकदम क्लियर है, उनमें किसी भी तरह की एम्बिग्विटी नहीं है, तब तो प्रियम्बल का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट दोस्तों, अगर दूसरा केस है जिसमें कि इनेक्टिंग वर्ड्स क्लियर नहीं है, उनमें एम्बिग्विटी है, तो दोस्तों उस केस में प्रियम्बल का रोल बहुत अहम हो जाता है। और कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। दोस्तों, यहां पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहला, कि जरूरी नहीं कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल बना हो। सेकंड पॉइंट, ये भी जरूरी नहीं कि प्रियम्बल केवल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है। दोस्तों, ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, क्योंकि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन प्रियम्बल कहलाता है। एंड दोस्तों, प्रियम्बल किसी भी लॉ के लिए भी हो सकता है, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि केवल संविधान के लिए ही ये चीज बनी है। एंड दोस्तों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का सार, उसकी समरी, उसकी भावना प्रियम्बल में निहित होती है। एंड दोस्तों, N.A. पालखीवाला, जो कि बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल को कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, बहुत ही सीमित शब्दों में बड़ा सा मैसेज दिया है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पहले आती है एंड आई कार्ड उसके बाद में बनता है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले अस्तित्व में आया था एंड उसके बाद प्रियम्बल को कंसीडर किया गया था। एंड दोस्तों, इट कंटेन्स फंडामेंटल वैल्यूज, फिलोसॉफी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कैसे होते हैं ये भी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया था। एंड ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इट लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। हमारा संविधान किस तरह का होगा, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से फंडामेंटल्स, कौन सी फिलोसॉफी उसमें होगी, ये सब चीजें इस डॉक्यूमेंट में बताई गई थी। एंड फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रेजिडोरी पावर्स स्टेट्स को देने की बात की गई थी, जबकि अगर हम हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहां पे रेजिडोरी पावर्स पार्लियामेंट के पास है। एंड दोस्तों, बाद में 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। एंड फ्रेंड्स, बाद में आगे जाके हमारा प्रियम्बल इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बनता है। एंड दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का, ये हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फ्रेंड्स, यूएसए संसार का सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का था एंड दोस्तों उसी में प्रियम्बल को यूज किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम यूएसए के प्रियम्बल को देखें तो वहां पे उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, यहाँ पे यूएसए की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्टेट्स की। तो दोस्तों, इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिवाइडेड सोवेनिटी, संप्रभुता एंड डुअल सिटीजनशिप मींस दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे नेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप देखेंगे कि हमने हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की डिवाइडेड सोवेनिटी या फिर डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान का प्रियम्बल है एंड जिस तरह से आपको भारत का राष्ट्रगान
नेशनल एंथम याद होता है, उसी तरह से आपको प्रियम्बल भी याद होना चाहिए। इसका एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, ये जो 3 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। तो दोस्तों, इससे ये बात आप समझ ही सकते हैं कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। एंड दोस्तों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि इस अमेंडमेंट से पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे या सेक्युलर नहीं थे। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स में सेक्युलरिज्म को लेके काफी सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। एंड अगर आपको सोशलिज्म के बारे में समझना हो तो आप डीपीएसपी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। एंड दोस्तों, हमारा संविधान, उसकी ऑथोरिटी का सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया, साफ साफ लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में। पर दोस्तों, यहाँ पे एक डिबेट जुड़ी हुई है। वो डिबेट ये है कि डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुनी नहीं गई थी। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारी संविधान सभा पार्शियली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो पर दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। सबसे पहली कि जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन कराने का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था। दूसरी चीज, जो लीडर्स इस सभा में चुने गए थे वो बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। एंड दोस्तों, अगर चुनाव होते भी सही तब भी इससे अच्छा कंपोजिशन हमें देखने को नहीं मिलता। एंड दोस्तों, तीसरी चीज, जब 1951-52 में इलेक्शन हुए तो जिस तरह से भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया, तो उस बात से, उस चीज से ये बात तो साबित हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों, दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारा इंडियन स्टेट किस तरह का होगा? सोवेरन मीन्स संप्रभु, सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, देन सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, देन डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, देन रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। एंड दोस्तों, अगली चीज जो देखने को मिलती है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? जस्टिस मीन्स न्याय, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वलिटी मीन्स समता एंड फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व। दोस्तों, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए थे दोस्तों। एंड अगली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो क्या है? डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस दिन हमने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था? वो दिन है 26 नवंबर 1949। एंड दोस्तों, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रियम्बल में, इसलिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, ये तो हो गया डेट ऑफ अडॉप्शन। सेकंड चीज आती है डेट ऑफ कमेंसमेंट। किस दिन हमारे संविधान के प्रोविजंस लागू हुए थे? तो दोस्तों, ये दिन है 26 जनवरी 1950। फ्रेंड्स, इस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। एंड दोस्तों, 26 नवंबर 1949 ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, हम इसको इस दिन मनाते हैं। एंड दोस्तों, ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है ये आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 394 में। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि कुछ प्रोविजंस तो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, बट बाकी के मेजोरिटी जो प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। एंड उस दिन को बोला गया है कमेंसमेंट डे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, हमारे इस प्रियम्बल से काफी सारी डिबेट्स जुड़ी हुई है। सबसे पहली डिबेट आती है कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे बेरूबारी यूनियन केस। ये 1960 का ये केस है। एंड ये आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का एक केस है। इसमें 8 जज बेंच ने अपना डिसीजन दिया था। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दोस्तों बेरूबारी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, बट दूसरी चीज ये बोली गई कि नो डाउट इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस संविधान निर्माताओं के इंटेंशन को जानने के लिए प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए का प्रेसिडेंट फॉलो किया। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि यूएसए में प्रियम्बल वहां के संविधान का पार्ट नहीं है। पर दोस्तों जब ये डिसीजन आया तो उसके बाद काफी सारे डिस्कशंस हुए, डिबेट हुए और कुछ बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे कि जो हमारे प्रियम्बल का ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कंसीडर करने के बाद सबसे लास्ट में उसको कंसीडर किया गया था। अब दोस्तों सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया? दोस्तों क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इस चीज को इंश्योर करना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल में कॉन्फॉर्मिटी बनी रहे, उनमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि प्रियम्बल एक अलग मैसेज दे रहा है एंड हमारा जो संविधान है उसके प्रोविजन एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दोस्तों जब प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था तब साफ साफ इस चीज को मेंशन किया गया था कि द प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों साफ साफ देखिए हमारी संविधान सभा ने मेंशन किया है कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट होगा। एंड दोस्तों अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे प्रियम्बल को पहले अडॉप्ट किया था, इसलिए वहां पे प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। एंड दोस्तों बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस गलती को पहचाना। अगर हम केशवानंद भारती केस देखें 1973 का, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डिबेट चल रही थी कि वेदर इट इज अ पार्ट और नॉट, तो इस डिबेट को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है और साथ में ये भी बोला कि प्रियम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर नॉर अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन। प्रियम्बल के द्वारा किसी भी तरह की पावर ना तो दी जाएगी और ना ही किसी तरह की लिमिटेशन लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया 95 का ये केस था, इस केस में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। दोस्तों डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बार प्रीलिम्स में इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली आप इन्फोर्स कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों मान लीजिए कि किसी लॉ के द्वारा सेकुलर कैरेक्टर को चोट पहुंचाई जा रही है, तो दोस्तों आप प्रियम्बल के माध्यम से डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट आप फंडामेंटल राइट के माध्यम से आप कोर्ट में इस चीज को अपील कर सकते हैं, इस चीज को लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से प्रियम्बल के प्रोविजंस डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है बट इनडायरेक्टली आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। दोस्तों अगली जो डिबेट थी वो थी अमेंडमेंट की कि क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसमें ये डिबेट इसलिए थी क्योंकि आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि इस आर्टिकल का उपयोग संविधान के प्रोविजंस को अमेंड करने में होगा। पर दोस्तों क्योंकि प्रियम्बल एक प्रोविजन नहीं है बल्कि हमारे संविधान का पार्ट है, तो क्या आर्टिकल 368 यूज हो सकता है, इस चीज पे पूरी डिबेट थी। एंड दोस्तों इस डिबेट को दूर किया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया और कहा कि प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह भी कहा कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as contained in the preamble could not be altered by any amendment under article 368। मतलब ऐसे प्रोविजंस, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे फीचर्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा आप अमेंड कर सकते हो। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया था। अब दोस्तों तीसरी जो डिबेट थी वो थी इंटरप्रिटेशन को लेके कि क्या संविधान के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में प्रियम्बल का रोल हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला केस था ए.के. गोपालन केस। ये 1950 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि प्रियम्बल का हम यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों उसके बाद
जब बेरुबारी केस आया तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान निर्माताओं का क्या इंटेंशन था इस चीज को जानने के लिए प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों जब भी दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है या डाउट है तो प्रियम्बल का रोल बहुत अहम हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताया। दोस्तों सबसे जो अहम जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे बढ़ गई वो था केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, केवल आपको समराइज करवा रहा हूं। एंड दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। दोस्तों अगर गवर्नमेंट प्रियम्बल के कीवर्ड्स को, उसके फीचर्स को इंप्लीमेंट नहीं करती है तो आप इस चीज को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने होंगे। एंड दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।